बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आई एम अरीज सलीम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल नावल ऑर्चिड। कैसे हैं आप सब लोग जी? तो गाइस, आज हमने रीड करनी है नावल एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीज शाकी, एपिसोड नंबर 10। तो उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। और अभी जो ये नावल है इसके कॉपीराइट्स मेरे चैनल नावल ऑर्चिड और अरीशा नावल के पास महफूज हैं, तो बराए मेहरबानी कोई भी दूसरा इसको कॉपी करने से गुरेज करे। ठीक हो गया। बाकी अभी जैसा कि कल वाली किस्त में निकाह हो गया था, शादी भी हो गई थी, तो अब वो ज़रा की बीवी बन गई है इज़्ज़त। तो अब हम आगे देखते हैं कि आगे क्या होगा। कुछ लोगों ने बड़े गैसेस मारे हैं, कुछ के लगे भी हैं, कुछ के नहीं भी लगे, और कल कुछ के कमेंट्स मिस हो गए थे, तो वो भी आज इंशाल्लाह हम रीड करेंगे। ठीक है जी, चलते हैं किसकी तरफ। एक दुश्मन जान से प्यारा है, रिटन बाय अरीज शाह, एपिसोड नंबर 10। रात अजीब सी थी, जैसे वक्त थम सा गया और फ़िज़ा में एक बोझल सी घुटन छा गई हो। कमरे में हर चीज़ अपनी जगह थी, मगर बस सुकून कहीं नहीं था, जिसकी तलाश में इस वक्त इज़्ज़त थी। वो दिल में उम्मीदें लिए इस रिश्ते को कबूल कर बैठी थी, लेकिन हकीकत इसके ख्वाबों से बहुत मुख्तलिफ निकली। ज़ौराक सादरान, इसका शौहर, वो मर्द जिसके नाम के साथ अब इसकी पहचान जुड़ी थी, मगर जिसका वजूद इसके दिल में कहीं नहीं उतर सका। वो ना कोई शफीक मोहब्बत करने वाला शौहर था, ना कोई ऐसा इंसान जिसकी बाहों में पनाह मिलती। वो तो सिर्फ़ एक मर्द था, एक ऐसा मर्द जो निकाह को गुनाह से बचने का महज एक रास्ता समझता था। लानती मर्द। इज़्ज़त का वजूद बेड पर पड़ा सिसक रहा था। आंखों में आंसू, दिल में दुख और जहन में ज़ौराक के अल्फाज गूंज रहे थे। मैंने तुमसे निकाह सिर्फ गुनाह से बचने के लिए किया, औरत की मेरे लिए कोई औकात नहीं। ये अल्फाज वो नहीं थे जो किसी लड़की को अपनी पहली रात सुनने को मिले। इज़्ज़त का दिल चाहा काश वो कुछ कह पाती, काश वो इसका सामना कर पाती, लेकिन अल्फाज इसके लबों से निकले ही नहीं। वो तो बस चुपचाप बैठी रही, सिसकती रही, और ज़ौराक अपने गुस्से का तूफ़ान छोड़कर कमरे से निकल गया, जैसे वो सिर्फ गुस्सा निकालने आया था। इसने दरवाज़ा इस शिद्दत से बंद किया जैसे इस ताल्लुक़ पर भी मोहर लगानी हो कि ये रिश्ता सिर्फ कागज़ का है, दिलों का नहीं, यह सिर्फ जिस्मों का। इज़्ज़त की नज़रें छत से जा टकराईं, एक खामोश छत जिसके ज़ख्मों की गवाह बन गई। इसकी उंगलियां बार बार चादर के किनारे मरोड़ती रहीं, जैसे खुद को संभालने की नाकाम कोशिश हो। ये इसकी नई ज़िंदगी की पहली रात थी। लोग कहते हैं ये रात यादगार होती है, ख्वाबों जैसी, मगर इसके लिए ये एक भयानक हकीकत थी जो हर लम्हे इसकी रूह पर गरां गुजर रही थी। ज़ौराक का अंदाज़ बज़ाहिर सख्त नहीं था, वो जैसे सिर्फ इस तल्लुक़ को कायम कर रहा था, जैसे सिर्फ एक रिश्ता बना रहा हो, मगर जो जहर इसकी बातों में था वो इज़्ज़त की रूह को छलनी कर गया। किसी भी लड़की के लिए लम्हे ख्वाबों की तरह होते हैं, लेकिन इज़्ज़त के हिस्से में सिर्फ आंखों की नमी आई और दिल की वीरानी। ये लम्हे जैसे धुंध में लिपटे हुए थे। सब कुछ इतनी तेज़ी से बदल गया था कि इज़्ज़त को संभलने का मौका ही नहीं मिला। वो बाप के हाथों बेची गई थी, इससे बड़ी ज़िल्लत और क्या हो सकती थी। अपनी मर्ज़ी के बगैर एक ऐसे रिश्ते में बंधी जिसके लिए सज़ा बन चुका था। इसे शादी से कोई एतराज़ नहीं था, आज नहीं तो कल इसे शादी करनी थी और अपनी बाप की मर्ज़ी से ही करनी थी, लेकिन इसके बाप ने तो इसे बेच डाला था, रुखसत नहीं किया था। इसके बाप ने इसे तबाह कर दिया था, इसे अपनी ही नज़रों में गिरा दिया था, और अब शायद इस इंसान की आंखों में, हाय अल्लाह, पता नहीं पैर पे क्या हो गया मेरे, किधर थी, और अब शायद इस इंसान की आंखों में आंखें डालकर कुछ कह नहीं पाएगी। ये ज़िल्लत कभी इसकी आंखों में आंखें डालने ही नहीं देगी। वक्त गुजरता रहा, वो आंखें आंसू बहाती रही, वो रात स्याह होती गई। जब नींद ने इस पर मेहरबानी नहीं की, तब वो माजी की बातों में उलझ गई। वो दिन याद आए जब वो छोटे छोटे ख्वाब देखती थी, जब सोचती थी कि एक दिन कोई शख्स आएगा जिसका ख्याल रखेगा, इससे मोहब्बत करेगा, इसके लिए दुनिया से लड़ जाएगा। इससे कोई अमीर आदमी नहीं चाहिए था, 2 वक्त की रोटी कमाने वाला एक आम सा इंसान इसके लिए ज़िंदगी की हर खुशी बन सकता था। लेकिन ये सब ख्वाब ही तो थे, और ख्वाब हमेशा सच नहीं होते। इसकी ज़िंदगी का मर्द ज़ौराक सादरान था, जिसकी आंखों में ना कोई नरमी थी, ना लबों पर प्यार के लफ्ज़, और ना ही इसकी आंखों में कोई इज़्ज़त। वो तो बस
एक गरूर भरा सफाक मर्द था जो रिश्तों को सिर्फ ज़रूरत के तहत देखता था। इज़्ज़त के दिल में एक खालीपन था, जैसे कुछ छिन गया। वो आंखें मूंद कर लेट गई, मगर जहन शोर मचाता रहा। कमरे की खामोशी इसके दिल के शोर में बदल चुकी थी। ज़ोराक की बातें बार बार कानों में गूंजती रहीं। वो अल्फाज, वो रवैया, वो तहकीर, सब कुछ इतना नाकाबिले बर्दाश्त था कि इसका दिल चीख चीख कर कह रहा था, मैं इस सब के लिए नहीं बनी, मैं बिकने के लिए नहीं बनी, मैं औरत हूँ, तवाइफ नहीं। वो अचानक फूट फूट कर रोने लगी थी। आज इसकी औरत होने की तौहीन की गई थी। सुबह के आसार उफ़क़ पर नमूदार हो चुके थे, लेकिन इज़्ज़त की रात अभी ख़त्म नहीं हुई थी। वो अब भी बेड पर बेजान सी पड़ी थी, आंखों में सुर्खी, लब खामोश और दिल ज़ख्मी। नई ज़िंदगी की पहली रात इसके लिए एक लम्हा इम्तिहान थी, एक ऐसा ज़ख्म जिसे वक्त शायद भर दे, लेकिन यादें कभी नहीं मिटती। वो अब जान चुकी थी कि इसका शौहर एक मोहब्बत करने वाला शख्स नहीं, बल्कि एक सख्त दिल मर्द है जिसने निकाह को सिर्फ़ एक मजबूरी समझा और ज़रूरत भी। मतलब अब वो ज़रूरत के वक्त इस्तेमाल होने वाली एक चीज़ बन चुकी थी। और यही सोच इसके दिल में कांटे की तरह चुभती रही। और वो मर्द जो इसका मालिक था, जिसने इसे ख़रीदा था, चुप ना यहाँ सारी ज़िंदगी चुप ना, जितनी देर तक और दौरे नहीं हटते। कमरे में सुनाटा था, लेकिन ज़ोराक ज़ादरान के अंदर एक क़यामत बरपा थी। वो बिस्तर पर नहीं बैठा था, इससे बैठा भी नहीं जा रहा था। क्यों फोड़े निकले मैं तुम्हारे? बैठा नहीं जा रहा तेरे को। बस एक काली ठोस कुर्सी पर टेक लगाए अपनी आंखें बंद किए वो यादों के जहर में डूबा हुआ था। शराब का ग्लास हाथ में था, लेकिन वो नशा नहीं था जिसकी बेबसी का इलाज था। कुछ लम्हे पहले वो इज़्ज़त के पास से निकला था। इसके जिस्म पर छाप तो लगाया था, मगर दिल पर नहीं। दिल में कोई एहसास नहीं था, क्योंकि दिल वो 5 साल पहले दफना चुका था निशा के साथ। वो दिन कभी नहीं भूला। वो एक बिज़नेस टूर पर गया था, 3 दिन बाद वापस आया तो घर सुनसान था। कमरा खोला और जो मंजर इसकी आंखों के सामने था, इसका वजूद लर्ज़ गया। इसका बिस्तर, इसकी बीवी और इसका अपना नौकर, निशा की बरहना हंसी, नौकर की गुंदी हुई सांसें और ज़ोराक का फटता हुआ दिल। लख दी लानत निशा दी ज़िंदगी दी। जैसे ना कुछ औरतों ने इज़्ज़त नहीं पाची थी। ज़ोराक ये झूठ है, तुम जो सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। निशा की घुटी हुई आवाज़ आज भी इसके कानों में सिसक रही थी। इसने कुछ नहीं सुना था, बस रिवॉल्वर उठाई। पहली गोली नौकर की गर्दन में, दूसरी निशा के दिल में। इस दिन सिर्फ निशा या वो नौकर नहीं मरे थे, इस दिन ज़ोराक ज़ादरान मर गया था। औरत ज़ात पर इसका एतबार मर गया था। जो बचा था वो फ़कत एक खाली जिस्म था, एक दरिंदा। औरत इसके लिए सिर्फ एक गोश्त का टुकड़ा थी, जिसे गुनाह से बचने के लिए निकाह किया जा सकता था। मोहब्बत, वो लफ्ज़ इसके लिए गाली बन चुका था। और अब आज रात इसके जिस्म की लर्जिश, इसकी खामोशी, इसकी सिसकियाँ, इसने देखा, सब कुछ महसूस किया, लेकिन दिल तो जैसे पत्थर था। मोहब्बत नहीं करता मैं औरत से। निशा के बाद मोहब्बत दफन हो गई। तुम भी मेरे लिए सिर्फ एक जिस्म और इज़्ज़त और कुछ नहीं। जब मर जा फिर तू ऐसी बने। इसने अल्फाज इज़्ज़त से नहीं कहे, बल्कि इसकी नज़रों, इसकी हरकतों और इसकी खामोशी ने सब कह दिया। ज़बान केड़ा घर छड़ के गया सी, ज़बान ना भी तो हो भौंक के आया। वो वापस अपने कमरे में आया था और अब शराब इसके हाथ में थी, मगर इसे हलक से नीचे नहीं उतार पाया था, क्योंकि अंदर कुछ और जल रहा था। मैं इतना कमज़ोर कब से हो गया? एक औरत फिर से मेरी ज़िंदगी में क्यों आई? वो ख़ुद से सवाल कर रहा था, फिर खुद ही खुद को धुतकार रहा था। नहीं, ये सिर्फ गुनाह से बचने का एक तरीका था, कुछ नहीं बदलेगा। मोहब्बत मर चुकी है। ज़ोराक ने ज़ोर से गिलास दीवार पर मारा। जिस्मानी ताल्लुक़ बनाने से मोहब्बत नहीं होती, वो चिल्लाया था। शराब बिखरी, शीशे की किरचियाँ फर्श पर फैल गई। इसके सामने जैसे निशा की लाश थी, निशा की वो आंखें जिनमें कभी वो खुद को तलाश करता था। नहीं इज़्ज़त, तुम निशा नहीं बन सकती। मैं तुम्हें दिल नहीं दूंगा। गुर्दा दे दे, उनका भला होइएगा, बेच के कुछ ना कुछ ले लेगी। मैं फिर से मोहब्बत नहीं करूँगा, ये सिर्फ वक्ती एहसास है, औरत के वजूद का नशा है और बस। इसकी सांसें तेज़ हो रही थी।
और आंखों में वो वहशत उभरी थी जिसे वो बरसों से दबाता आ रहा था। इस रात की तरह वो आज भी बेबस नहीं बनना चाहता था। ना पण कसमान खा। वो अपनी कमज़ोरी, अपनी बर्बादी, अपनी मोहब्बत फिर से नहीं जीना चाहता था। इसने सिगरेट सुलगाया, एक लंबा कश लिया। तुम सिर्फ मेरी बीवी हो इज़्ज़त, और मैं तुम्हारा शौहर नहीं, सिर्फ मालिक हूँ। और ये मालिक तुमसे हर रात अपनी दी हुई रकम वसूल करेगा। दादे मालिक ने मतलब वैसे डॉग दे गया बाद में। सुबह के हल्के हल्के साए कमरे के पर्दों से छनकर अंदर आ रहे थे। इज़्ज़त ने आंखें खोली तो कुछ लम्हे तो वह खाली खाली छत को देखती रही। फिर जैसे सारी रात की शिद्दत, सारे ज़ख्म एकदम से आंखों के सामने आ गए। एक झटके से उठकर बैठी। बेड पर खुद को देखकर शर्म, दुख, बेबसी सब ने मिलकर इसका दिल घेर लिया। चेहरा आंसू से धुल चुका था, मगर ऊपर जो छाले पड़े थे वो वैसे ही ताज़ा थे। नई ज़िंदगी की पहली रात क्या वाकई ऐसी होनी चाहिए थी? इसे खुद से घिन आने लगी। जिस्म पर कल का दिया वह भारी सा चौड़ा था, लेकिन वो लिबास भी अब बोझ लग रहा था। और इस लिबास की हालत अब ऐसी थी भी नहीं कि वो इसे मज़ीद पहन पाती। इसने जल्दी से बेड से कदम नीचे रखे और नरमी से ज़मीन पर उतरी। इसे इस कमरे की दरो दीवार से अजीब सी वहशत हुई, जो सारी रात खामोशी से इसकी सिसकियाँ सुनती इस अज़ियतनाक रात की गवाह बनी थी। वो वॉशरूम गई, फ्रेश होकर बाहर निकली। चेहरे पर सूजन थी, आंखें नीली पड़ चुकी थी, लेकिन अब वो मज़ीद नहीं रोना चाहती थी। ना अब आंसू बाकी थे, ना कोई सहारा। कपड़ों की तरफ नज़र गई तो वही पुराना जोड़ा याद आया जो कल पहन कर वो यहाँ आई थी। फिर एक तलक सी हंसी इसके लबों पर आ गई। इन कपड़ों की हालत वैसी थी जैसी इस वक्त इसकी। कल अपने बाप से मार खाते खाते जाने वो कपड़े इतनी बुरी हालत में कैसे चले गए थे, ये तो वो नहीं जानती थी, लेकिन वो पहनने के काबिल नहीं थे। इसने अलमारी खोली, बेयकीनी से देखा चंद जोड़े वहाँ लटक रहे थे। बिल्कुल नए थे, ऐसे लगता था जैसे किसी ने कभी हाथ ही ना लगाया हो। कल रात भी इसी अलमारी से कपड़े निकाल कर पहनाए गए थे। इसने हाथ बढ़ाकर एक जोड़ा निकाल लिया, कपड़े बदले, सादा सा लिबास पहना और आईने में खुद को देखा। आईना भी शायद हैरान था, ये वही इज़्ज़त थी जो कल तक बाप के सहारे जीती थी, जो ख्वाब आंखों में से जाकर ब्याही जाना चाहती थी। अब वो सिर्फ एक बेज़ुबान बीवी थी, या शायद बिका हुआ माल। यही कहना बेहतर था। कल रात इसका शौहर इसको ठीक से इसकी औकात बताकर गया था कि वो एक निकाह की मोहर तले दफन कर दी गई। कमरा अजीब सा था, खामोश, बेरंग, जैसे मुद्दत से बंद रहा हो। ये कमरा भी शायद इसकी तकदीर की तरह तवील कैद का गवाह था। ये जगह किसकी थी कि यहाँ पहले भी कोई कैद रहा था? ये सिर्फ मैं हूँ जो सांस लेने के लिए तड़प रही हूँ। इज़्ज़त ने खुद से ये सवाल किए, लेकिन जवाबात तो इसे कभी ज़िंदगी ने दिए ही नहीं थे। और अब तो वो सवाल करना भी भूलना चाहती थी। इसने एक लम्हे के लिए अपने बाप को याद किया, वही बाप जिसे कुछ रकम के बदले एक अनजान शख्स के हाथ भेज आया था। इतना तेन अग लगा दे जो तू इन्हें कभी माफ़ किया ना, तो मैं तेन नहीं छोड़ना। अब्बा, आपने तो मुझे कभी नहीं जाना, लेकिन मैं आपको आज पहचान गई। बेटी का सौदा करने वाले इंसान, मैं चाहकर भी तुम्हें कभी माफ़ नहीं कर पाऊँगी। बस यही स्पिरिट चाहिए मैंने। इसकी आंखों में फिर नमी उभरी, मगर इस बार वो आंसू जब्त कर गई। कमरे से निकलने का वक्त आ चुका था। ज़िंदगी का नया कफस इसे अपने पर दिखाने के लिए बाहर बुला रहा था। आहो जा, पहले प्यो दी जान रोंदी पी सी, हुण जाके बंदे नूं रोला। अंधे हो गए तुम सब, या मर गया दिमाग? मारते तो गया। हाल में नौकरों की कतार लगी थी, सबके सब खामोश, निगाहें झुकी हुई, जिस्म थर थर कांपता हुआ, और इनके सामने वो खड़ा था, एक जीता जागता अज़ाब। ज़ोराक की उंगली एक छोटे से गमले की तरफ उठी, जो महज चंद इंच अपनी जगह से हट गया था। ये इधर से कैसे हिला? ये मेरे हुक्म के बगैर कैसे अपनी जगह से सिरका? साहब, सफाई करते हुए शायद हाथ लग गया। एक नौकर थूक निकलता हुआ बोला। ज़ोराक ने साथक की कुर्सी उठाकर ज़ोर से ज़मीन पर दे मारी। अपना दिमाग च मार। आवाज़ ऐसी कि दीवारें भी लर्ज़ उठे। सफाई? तुम लोग सफाई करते हो या कब्रें खोदते हो मेरे घर में? नौकर पसीने में शराबूर थे। ये ज़ोराक ज़ोदरान का बंगला है। हाँ, ये ज़ोराक ज़ादरान का बंगला है। ये तुम्हारी ख़ानदानी कोठरी। हर शय मैली, हर जगह बदनज़मी। मैं तुम लोगों के पेट भरता हूँ ताकि तुम मेरी चीज़ों की बेहरमती करो। वो गुस्से से पागल हो रहा था।
साफ लग रहा था वो गमला कोई मामूली गमला नहीं बल्कि इसके लिए ख़ास है। वो एक एक नौकर को जलील करता जा रहा था, इनके काम, तरीके, तरबियत सब पर थूकने वाला अंदाज। और इसी लम्हे इज़्ज़त कमरे से बाहर आए। आलो हुंदोरा डबल होएगा। इसके कानों में ज़ोरा की गरजती हुई आवाज़ आई थी जो दिमाग में धमाके कर रही थी। वो घबरा कर बाहर निकली और इसकी आंखों के सामने वो मंजर आ गया। नौकरों के सर झुके हुए थे और ज़ोराक गुस्से में पागल, आग में लिपटा शेर। सबके सब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना वरना एक एक को शूट कर दूंगा। वो गुस्से से पलटता चिल्लाया था जब ज़ोराक की नज़र इज़्ज़त पर पड़ी। लम्हे भर को वक्त थम गया। इसकी निगाहें इज़्ज़त के लिबास पर जम गई। नीला रेशमी जोड़ा जिस पर माजी के ज़ख्म नक्श थे। वो अपना गुस्सा काबू करता तेज़ी से इसके पास आता, एक ही पल में इसके बिल्कुल सामने आ खड़ा हुआ, जैसे बिजली का कड़ा साया इस पर छा गया। इसकी आंखों में वहशत थी, नफ़रत थी और जहर। एक एक चीज़ गवाह बन रही थी कि वो लम्हा ख़तरनाक है। किसकी इजाज़त से ये ड्रेस पहना? इसकी आवाज़ यख थी लेकिन इसमें धमाका छुपा था। इज़्ज़त ने सांस खींची, नज़रें झुका ली। वो मैंने अलमारी खोली तो बाकी सब भारी लगे, ये सबसे हल्का था और कल वाले फट गए थे। वो मैं पहन कर बाहर नहीं आ सकती थी तो वहीं बैठी रहती कमरे में। वो कमरा क्या तुम्हें काटने को दौड़ा था कि पहनकर मुंह उठाकर बाहर आ गई हो? वो धाड़ा जैसे पूरी दीवार इसकी आवाज़ से कांप उठी हो। जिस लिबास से मुझे नफ़रत है, जिसकी खुशबू भी मेरे दिमाग में आग लगा देती है, तुमने इस लिबास को पहनने की जुर्रत कैसे की? तुमने मेरे ज़ख्म पर वही छुरी रख दी जिससे मैंने अपना माजी का नासूर काटा था। वो लम्हे भर कर रुका, फिर इज़्ज़त का बाजू मजबूती से जकड़ा। इज़्ज़त तकलीफ से सिसकी मगर कुछ कह नहीं सकी। की रोवेगी बेचारी री जान नो। ये जोड़ा उस औरत का था जिसके नाम पर मैं थूकता हूँ, जिसकी तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं जाती क्योंकि मैंने अपनी आंखों से देखा था वो गंध, वो धोखा। वो चिल्लाया था जबकि पीछे खड़े नौकर सहम कर एक तरफ हो चुके थे। ज़ोराक की सांसों में जहर घुल चुका था। मेरे घर की एक एक चीज़ मेरे हुक्म से चलती है। तुम्हें ना कपड़े पहनने की तमीज़ है, ना खामोश रहने की, और ना ही सुकून से कमरे में बैठने की। वो गुस्से से इसका बाजू खींचकर इसे सीढ़ियों की तरफ ले गया। सीढ़ियों पर सिर्फ कदमों की चाप तेज़ थी और इज़्ज़त के दिल की धड़कन जैसे सीने की मजबूत दीवार तोड़ देना चाहती थी। हर आवाज़ में खौफ लिपटा हुआ था, ज़ोराक सादरान के तूफ़ानी कहर का खौफ। तो उन्होंने दस के आना सी ना कि एडियां मिर्चां लगदियां मैनू कपड़े ना पा, या उसके कपड़े भी प्रोवाइड कर देने थे, लानती सा ना हो तो। ज़ोराक के हाथ अब भी इज़्ज़त के बाजू पर थे, गिरफ्त इतनी सख्त कि जैसे वो इसे तोड़ कर रख देगा। इसने तेज़ी से सीढ़ियाँ चढ़ी और बिना एक लम्हा ज़ाया किए ज़ोर से दरवाज़ा खोला। दरवाज़ा दीवार से जा टकराया और शोर कमरे में गूंज उठा। इसने इज़्ज़त को अंदर धकेला। वो लड़खड़ाती हुई सीधा बेड पर गिरी। आज से तुम यहीं रहोगी। इसकी आवाज़ आसमान चीर देने वाली थी। यही तुम्हारा कमरा है जहाँ मैं रहता हूँ। तो कल ही ले आंदा, कल भी दौरा पिया सी, तू ही सुटिया सी उन्हें दूसरे कमरे विच। वो कमरे में चक्कर काटने लगा जैसे माजी इसके इर्द गिर्द मंडला रहा हो। वो नफ़रत से दीवारों को देख रहा था, छत को घूर रहा था जिसे हर ईंट इसके सीने में पेवस्त हो चुकी हो। कल रात तुम्हारी हालत बिगड़ गई थी, इसलिए नौकरों ने आर्जी तौर पर वो कमरा खोल दिया। लेकिन तुम जानती हो, उस कमरे को देखकर मेरा दिल चाहता है आग लगा दूँ वहाँ। इसने पलटकर इज़्ज़त को घूरा, आंखों में जहर उतर चुका था। वो कभी मेरा बेडरूम होता था, मगर मेरी पहली बीवी ने इसी कमरे में अपने यार को बुलाकर मेरा बिस्तर गंदा किया था। इसके अल्फाज बिजली की मानिंद इज़्ज़त के जिस्म पर लगे। उसी कमरे में मैंने उसकी लाश निकलवाई थी, उसके गुनाह की आखिरी कीमत। कमरे में खामोशी छा गई, एक ऐसी खामोशी जिसमें सिर्फ ज़ख्म बोलते थे। वो जानती थी इस पर बीवी के कत्ल का इल्ज़ाम है, लेकिन इसे हरगिज़ अंदाज़ा नहीं था कि वो कत्ल इसने किया भी होगा। लेकिन आज इसके लफ्ज़ों से साफ लग रहा था ये बात झूठ नहीं थी। आज से ये कमरा तुम्हारा है, तुम यहीं रहोगी। फिर वो पलटकर इसकी तरफ आया। इसकी नज़रें जैसे तेज़धार छुरी थी जो इज़्ज़त को काटती जा रही थी। और ये कपड़े अभी के अभी उतारो। इसके कपड़ों को देखता वो हुक्म देने लगा। इज़्ज़त का रंग जट पट गया था। वो हिचकिचाकर पीछे हटी। मेरे पास कुछ नहीं है अभी पहनने को। इसकी आवाज़ भीग गई।
कल जो कपड़े मैं पहन कर आई थी वो फट चुके हैं, और आपने कल रात जो दूसरे जोड़े का हाल किया वो पहनने के काबिल भी नहीं है। वो आंखें बंद कर गई। इसे रात याद आ गई, वो वहशत, वो अंधेरी चीखें, वो लम्हे जिन्हें वो दफन करना चाहती थी। लेकिन सामने खड़ा शख्स वो तो पागल हो चुका था। वो सही कदों सी है ही पागल। एक झटके से वो इसकी तरफ बढ़ा, इसके सर से चादर उतार दी। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता क्या पहनने के काबिल है और क्या नहीं, लेकिन तुम मुझे इस औरत के लिबास में नज़र नहीं आओगी। वो गुस्से से कहता, इसकी कमर को पकड़ते इसे अपने साथ लगा गया। इज़्ज़त की सांसें थम गई। इसका हाथ इसकी कमर पर रेंगते हुए ऊपर कंधे तक आया, और फिर इसने अपने हाथों की मुट्ठी को बंद करते हुए इसकी कमीज़ को अपने हाथ में जकड़ा था। एक झटका और इसकी कमीज़ की पुश्त फट गई। ज़मीन फटे और इज़्ज़त इसमें समा जा। इसकी आंखों से खामोश आंसू बहने लगे। इसने शिद्दत से मौत की दुआ मांगी थी। अपनी क्यों मंगनी आदि मांग। इसका दिल चाहा वो चीखे, लेकिन गला बंद हो चुका था। ज़ोराक ने झुककर इसके कान में सरगोशी की। बीवी हो तुम मेरी। कल रात तुमने बीवी बनने के सारे हकूक़ खुद दिए थे। अब ये शर्म हया के ड्रामे मत करो, वरना ये ना हो कि मैं सारे हक एक दफ़ा फिर से ले लूँ और तुम कल रात की तरह सिर्फ रोती ही रह जाओ। वो एक झटके से पीछे बेड की तरफ धकेलता अलमारी की तरफ बढ़ा और अपनी शर्ट निकालते वापस आकर बेड पर बैठी इज़्ज़त के चेहरे पर ज़ोर से फेंकी। ये लो, मेरे कपड़े पहन लो, और हाँ, अगर आज के बाद तुम्हारे जिस्म पर इस औरत की कोई चीज़ देखी तो आग लगा दूंगा तुम्हें। वो गुर्राया जैसे कोई शेर हमले से पहले थाड़ता। अपने आप को आग लगा। बेड पर बैठी इज़्ज़त खामोश थी। इसकी आंखें लरस रही थी। इसकी फेंकी हुई शर्ट को इसने फ़ौरन अपने ऊपर डालते खुद को छुपाने की कोशिश की थी, जबकि गुस्से से दरवाज़ा खोलता बाहर निकल गया। दरवाज़ा एक बार फिर दीवार से जा टकराया और जाते जाते वह कमरे में एक और ज़लज़ला छोड़ गया। लानती इंसान, बगैरत। इज़्ज़त कितनी ही देर इस कमरे में इस अजनबी बिस्तर पर साख बैठी रोती रही थी। सर्द दीवारें, बंद दरवाज़ा और इस कमरे की बेरहम खामोशी, सब कुछ जैसे इसके ज़ख्मों पर नमक छिड़क रहा था। वो ज़ोराक की उतारी की शर्ट को अपने जिस्म से चिपकाए जैसे वो सिर्फ कपड़ा नहीं, इसकी आखिरी ढाल हो। अपने आप को छुपाने की बेकार सी कोशिश में वो और ज़्यादा टूटती जा रही थी। वो लरस गई थी, सिर्फ जिस्म नहीं रूह तक कप आई थी। वैसी बेरहमी की उम्मीद नहीं रखती थी, न शौहर से न नसीब से। हया से इसका दिल चाहा कि ज़मीन फटे वो दफन हो जाए। इतनी ज़िल्लत, इतनी तौहीन, सिर्फ बीवी कहलाने की कीमत। क्या बीवी बनने का मतलब यही था कि इसकी कोई राय, कोई इज़्ज़त, कोई वक़ार ना हो? क्या वो हमेशा सिर्फ एक जिस्म रहेगी, सिर्फ एक खिलौना जो बस एक कीमत पर बेचा गया हो? क्या वाकई मेरी पूरी ज़िंदगी सिर्फ इस एक लम्हे की कीमत थी जो मेरे बाप को मिली? वो सोचकर वो तड़प गई। क्या मैं हमेशा बस एक सौदा बनी रहूँगी? सवालों का शोर इतना था कि खामोशी भी चिल्ला रही थी। कमरे में आंसू बहते रहे और इस कमरे के दरो दीवार इस लड़की की दिल तोड़ देने वाली सिसकियों के गवाह बने रहे। दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। वो जो अब तक सिसकियों में लिपटी अपने वजूद से खफा कमरे के कोने में बैठी थी, चौंक कर सर उठाया। बेयकीनी के आलम में दरवाजे की तरफ देखा, जैसे पूछना चाहती हो कि अब भी कुछ बाकी है। घुटनों तक लंबी बड़ी सी मर्दाना शर्ट जिसने जल्दी में पहन ली थी, अब इसमें खुद को समेटे वो धीरे से उठकर दुपट्टे को दोबारा ओढ़ने लगी। इस बार इसने इसे इस तरह लपेटा जैसे अपने दुख, शर्मिंदगी और इज्जत को समेट रही हो। दरवाजे की चटखनी खोली, मगर पूरा दरवाज़ा नहीं खुला। बस इतना कि सामने खड़े शख्स को देख सके। सामने आरिफ था। इसके हाथ में कुछ बड़े शॉपिंग बैग्स थे। महंगे ब्रांड्स के लोगो इन बैग्स पर वाज़िया थे। मैम, ये सर ने आपके लिए भिजवाए हैं, प्लीज़ चेक कर लीजिए। बाकी सामान शाम तक आ जाएगा। और सर ने कहा है कि रात तक आप तैयार रहें, वो आपको अपने साथ शॉपिंग पर लेकर जाएंगे। आरिफ का लहजा नरम था, लेकिन इसमें एक अजीब सा तनाव था। ऐसा लगा जैसे वो इसे समझा नहीं रहा, खबरदार कर रहा हो। आप जानती हैं सर बहुत ज़्यादा गुस्से के तेज़ हैं, प्लीज़ आप लेट मत कीजिएगा। इसने जुमला नज़रों में वो वार्निंग लिए कहा
जो लफ्ज़ों से कहीं ज़्यादा गहरा असर रखती थी। सर ने अपनी कब्र ते फुल चढ़वाने वास्ते लेके जाना ना उन्होंने नाल। आरिफ ने बैग ज़मीन पर रखे और बगैर कोई और बात किए पलटते वापस चला गया। आरिफ ने बैग ज़मीन पर रखे और बगैर कोई और बात किए पलटते वापस चला गया। ना इसने पीछे मुड़कर देखा, ना इसे बुलाने का मौका दिया। इज़्ज़त ने हिचकिचाते हुए बैग्स उठाए और अंदर कमरे की तरफ पलटी। हर कदम जैसे एक नई बेबसी की अलामत हो। कपड़े ब्रांडेड, खूबसूरत और महंगे तरीन। शॉपर के अंदर एक से बढ़कर एक नफीस लिबास था। हर एक को हाथ में उठाते हुए वो देखती जा रही थी। रेशम, शिफॉन, नेट, स्टॉन्स, सेटन्स, एक एक पीस महंगे स्टोर्स की पहचान रखता था। डिज़ाइनर्स के कार्ड अब भी लगे थे। ज़ारा, खादी, लुक्स, मारिया बी, एलान और मोहसिन नवीद रांझा तक। जैसे पूरी दुनिया के मशहूर ब्रांड्स एक ही जगह उतर आए हों। वैसे मुझे खादी नहीं पसंद। मुझे नहीं पसंद खादी के, नहीं कपड़े पसंद आते मुझे। इसकी आंखों में बेख्तियार आंसू आ गए। क्या इज्जत का ये मतलब था? महंगे कपड़ों में लिपटी हुई एक कीमत। इसने एक हल्का सा जोड़ा निकाला, आसमानी रंग का, बहुत नफीस सा। गले पर बारीक एम्ब्रॉयडरी और आस्तीनों पर नरम गोटा। वो जल्दी से वही पहनने चली गई। वो इस मर्दाना शर्ट में मज़ीद एक लम्हा भी नहीं रहना चाहती थी। आग लगा दे, बल्कि भाई नहीं आग ला दे उन्होंने। दफ्तर का दरवाज़ा गुस्से से खोलता ज़ोराक ज़ादरान तेज़ कदमों से अंदर दाखिल हुआ। चेहरे पर बादलों जैसी सख्ती, माथे की रगें तनाव में थी। जैसे अंदर आते ही दफ्तर की फ़िज़ा की ऑक्सीजन बदल गई हो। इसके ध्यान का दायरा अब भी इज्जत के गिर्द घूम रहा था। वो लड़की, वो कमरा, वो लम्हे जो इसे अंदर से ज़ख्मी कर चुके थे। मगर जो ही इसकी नज़र सफ़ियान मलिक पर पड़ी, जैसे चिंगारी को पेट्रोल मिल गया। तुम? बस इतना ही निकला था इसके लबों से। पहले कार चित्रो चित्री हो गया, हुने थे चित्रो चित्री होएगा, पागल जी। सफ़ियान हस्बे मामूल बेफिक्री से ज़ोराक के ऑफिस में अपनी पसंदीदा कुर्सी पर बराजमान था। पैर पर पैर रखे, हाथ में सुनहरी घड़ी को ठीक करता हुआ। आंखों में वही पुरानी शरारत, वही तकब्बर। कैसे हो ज़ोराक ज़ादरान? आवाज़ में चुभता हुआ तंज था। यकीनन खुश तो नहीं होगे ना कि मैंने तुम्हारे ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया। ज़ोराक की आंखों में एक लम्हे को शोले लपके। जैसे कल ही खबर मिली थी। वो प्रोजेक्ट जिसके लिए वो महीनों से रात दिन एक किए बैठा था, इसकी फाइल्स, इसकी स्ट्रेटजी, सब कुछ अचानक सफ़ियान मलिक के हाथ में जा चुका था। ये कैसे हुआ था वो नहीं जानता था। ये सब कुछ तो इसके घर के अंदर था। इसने इस प्रोजेक्ट की सारी फाइल्स अपने घर में संभाल कर रखी थी। तो इस सारे पेपर से अब तक कैसे पहुंच गए थे, इस तक कैसे पहुंच गए थे, वो नहीं जानता था। लेकिन अब वो सब कुछ सफ़ियान के हाथ में था। हैरान हो रहे हो कि मैंने कैसे तुम्हारे प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया? ये तो तुम्हारा प्रोजेक्ट था, वो फाइल इसे दिखाते हुए बोला। तो इसने मुट्ठियाँ भेजी थी। सफ़ियान हंसा, जैसे सब कुछ पहले से तय हो। सब कुछ तुम्हारा ही है माय बॉय। मैं तो सिर्फ अपने सन इन लॉ को ज़िंदगी का बेस्ट गिफ्ट देना चाहता हूँ। जावे खसमा खा जाके घर जाके ਉਹਦੀ बुढ़ी की हालत देख, हाले भी फिर उन्होंने सानू इन लॉ बुलाना चाहता। जीब वगैरह तो इंसान है। अगर तुम मेरे एक मामूली से फ़ैसले पर राज़ी हो जाओ तो सब कुछ तुम्हें वापस मिल सकता है। फ़ैसला? ज़ोराक की आवाज़ में एक भयानक सन्नाटा था। हाँ, वही फ़ैसला जो तुम्हारे दिल को बहुत अजीज़ है और तुम्हारी ज़िद को नागवार। ज़ोराक जानता था ये सिर्फ बिज़नेस नहीं था, ये वारज़ाती था। इसका खून खौल रहा था। लेकिन सफ़ियान की आंखों में मज़ेदार खेल देखने की चमक वाज़िया थी। वो उठा, आहिस्ती से ज़ोराक के बहुत करीब आया, इसके कान के करीब झुकते हुए सरगोशी की। ये सब कुछ तुम्हारा है, लेकिन लेने के लिए तुम्हें छोटी सी कीमत चुकानी होगी। खैर, मैं चलता हूँ। वो क्या है ना, नए प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया, तो ज़्यादा से ज़्यादा वक्त इस प्रोजेक्ट को देना चाहता हूँ। सफ़ियान लबों पर शातिराना मुस्कुराहट सजाए फ़ाइल उठाए कमरे से निकल गया था, जबकि ज़ोराक गुस्से से सारी चीज़ें ज़मीन पर फेंकते ज़ोर से चिल्लाया था। वैसे मैंने हिसाब लगाया आज, वैसे तो पूरे नावल में जब से नावल स्टार्ट पर ज़ोराक बेचारा तड़फता ही रहा, लेकिन आज ना
पहले अजी लड़दा मरदा ही रहा। पहले सबसे पहले तो उसके साथ फड्डा किया, नौकरों के नाल लड़दा मरदा रहा। फिर उस तो बाद इज्जत ना स्यापा किया अपनी जान का। उस तो बाद उन्हें इतने आके सफियान मलिक नाल लड़ मार पाया। अब देखते हैं अब घर जाके क्या बगैरती दिखाता है। ला दीजिए जी। तो गाइस यहाँ पे हमारी 10वीं किस्त अपने अख्ताम को पहुँची। कैसी लगी किस्त राय का ज़रूर इज़हार कीजिएगा। और एक दफ़ा फिर से बताती चलूँ कि इस नावल के जो कॉपीराइट्स हैं वो मेरे चैनल नावल ऑर्चिड और अरीज के चैनल अरीज शाह नावल के पास रिज़र्व्ड हैं। तो बराए मेहरबानी इसको कोई भी अपने प्लेटफॉर्म पे, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, बेशक वो PDF फॉर्म में हो या उसमें फॉर्म में हो, की नामा चैनल देते, तो अपलोड करने से परहेज़ करें, ठीक है। तो अभी हम चलता है कमेंट सेशन की तरफ, देन वीडियो को एंड करेंगे। अच्छा गाइस, आज कमेंट्स कम होंगे क्योंकि वीडियो मैं अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो मतलब 2 कंसेक्टिव किस्तें रिकॉर्ड की हैं, इस वजह से कमेंट्स थोड़े डिवाइड हो गए। चौधरी जट, यार आपकी वॉइस में नावल सुन के दिमाग फ्रेश हो जाता है, अल्लाह आपको ज़िंदगी दे, आमीन। थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। आई एम ग्लैड कि किसी के लिए मैं माइंड फ्रेशर हूँ। थैंक यू वेरी मच। राजपूत फैमिली, बहुत ज़्यादा अच्छा एपिसोड है और वॉइस और भी कमाल की है। थैंक यू वेरी मच राजपूत फैमिली, इट मीन्स अ लॉट। आप लोगों के छोटे छोटे कमेंट भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल है। चौधरी जट, अच्छा किया एक लड़की की ज़िंदगी बचा ली, निकाह कर लिया। हाँ जी, ऐसे ही है क्योंकि उस लानती, बेशक वो जैसे भी है, गंदा है, औरतों से नफरत करता है, बगैर था जो भी है, नीच है, लेकिन उसने चलो इतना तो इंसानियत दिखा दी, इतना तो सोच लिया कि वो किसी और को भी बेच सकता है। तो किसी और, ये इसका तो जो भी है ये सामने है ना। अब वो पता नहीं किसको बेचता, जिसको पैसे देने थे उनको ही ना बेच देता जेल पलट लोगों को। तो उस बगैरत बेग का तो कुछ भी हो सकता था, तो फिर इसलिए इसने एक नेकी कर दी। थैंक यू वेरी मच चौधरी जट। तुरबीना तौफीक ने दिल भेजे हैं, थैंक यू वेरी मच तुरबीना। आमिना आमना, वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? बहुत मज़े की एपिसोड थी यार, बहुत मज़े की थी। मैं ज़रा इन दिनों इतनी बिज़ी हूँ कि अब तो इतनी लेट पढ़ रही हूँ, लेकिन जब यूट्यूब ओपन करो तो आगे आपकी एपिसोड आई होती है, तो सारी थकावट ख़त्म हो जाती है। अल्लाह रीज, आप बहुत 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 अच्छी हैं। वैसे ये जो हमारा हीरो है ये ज़्यादा फैलने की कोशिश कर रहा है, हमारी हीरोइन इसको बड़े अच्छे तरीके से काबू कर लेगी, कसम से आगे जाके बड़ा मज़ा आने वाला, चस आएगी। नावल को पढ़ के ये हमारे हीरो साहब की तो हमारी इज़्ज़त जो है वो अच्छे तरीके से काबू करेगी। उफ़ अल्लाह कितना मज़ा आएगा, मैं तो अभी से एक्साइटेड हो रही हूँ। थैंक यू वेरी मच, आपकी मोहब्बत है ये सारी, आपका प्यार है आमना, थैंक यू वेरी मच इतने प्यार के लिए, इतने अच्छे लफ्ज़ों के लिए, इतने अच्छे कमेंट के लिए। बाकी आहो हीरो फैलता फैली जावे, कोई नहीं, अगे जाके देख लेगी इज्जत इन्हू भी। हुण जिन्ना इज्जत के सिर ते चढ़ के नचदा पिया ना, अगे जाके इनका सारा आपा कढ़ देना, फिक्र ना करो, आप नक तो लकीरां कढ़ावांगे इहदियां। ऐसी की तैसी इसकी इज्जत के साथ बुरा कर है, इन्हू इसी छड़ना कि इसको सस्ते में नहीं छोड़ना हमने। थैंक यू वेरी मच आमना आमना। इस तरह के आप लोगों के कमेंट्स पढ़ के मुझे बहुत मज़ा आता है। मतलब मेरा ना, जो मैं बोलती हूँ इतनी देर आके या अरीज लिखती है, वो हमारी ना मेहनत वो वसूल हो जाती है, मेहनत वसूल हो जाती है कह लें। तो बहुत बहुत शुक्रिया आपके इतने अच्छे कमेंट का। अली बेग, वाओ ज़बरदस्त हैप्पी बट शॉकिंग हैप्पी। बस इदा दे शौक तो लगते रहने। थैंक यू वेरी मच अली बेग। शर्जील अहमद, आज एपिसोड लेट आई बट थैंक्स एपिसोड देने के लिए। मुझे लगा आज एपिसोड नहीं आएगी, 10 दफ़ा मैंने चैनल पर देखा कि एपिसोड आई या नहीं। थैंक्स इस एपिसोड देने के लिए, आउटस्टैंडिंग एपिसोड थी, मज़ा आया, बहुत बुरा लग रहा है इज़्ज़त के लिए। वेलकम डियर शर्जील अहमद। नहीं मैंने छुट्टी नहीं की, एपिसोड लेट होगी क्योंकि ना वो आपको पता है कि ईद का टाइम चल रहा है अभी, यहाँ पर तो वैसे ईद ख़त्म हो गई है, लेकिन ना पिछले दिनों कुछ घूमने फिरने में मसरूफ़ रहे, कुछ वैसे भी आपको पता है ईद की मसरूफ़ियत बहुत होती है, तो इस वजह से ना मुझे टाइम नहीं मिल सका रिकॉर्ड करने का। वो भी मैंने कुछ आप लोगों के लिए रिकॉर्ड की हुई थी, आज मैं थोड़ा लेट हो गई, पिछली एपिसोड देने में थोड़ा लेट हो गई, इसी वजह से ना वो हो गई। वेलकम, आप एपिसोड इंजॉय करें। थैंक यू वेरी मच शर्जील अहमद। हुदा शफीक, नावल बहुत अच्छा जा रहा है, आउटस्टैंडिंग, थैंक यू वेरी मच हुदा। इकरा हामिद ने दिल भेजे हैं, थैंक यू इकरा हामिद। HQ5W ने भी दिल भेजे हैं, थैंक यू HQ5W। एमिर वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अच्छा नावल है, काफ़ी नसीहत आमोज़ नावल है। अल्लाह पाक सबको हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक दिया रखे, आमीन सुम आमीन।
बेशक अल्लाह पाक जिसे चाहे हिदायत नसीब कर दे और आप कितने ही ख़तरनाक बंदे को भी माफ़ कर दे। उसकी सच्चे दिल से मांगी माफ़ी की दुआ को, उसकी तौबा को कबूल कर लें। बेशक अल्लाह पाक की ज़ात बहुत रहीम है। बेशक, नो डाउट, ये तो है। थैंक यू वेरी मच आमिर। मारोश क्वीन, वाओ यार ज़बरदस्त, थैंक यू वेरी मच मारोश क्वीन। उबैद अली, ईद विद रूह यारम एंड रोयाम वॉइस ओवर करते हैं जी, वो भी करेंगे। अभी तो आपको वरीद के चैनल के ऊपर मिलेगा, उधर से एंजॉय करें। सुमेरा अरशद, वाओ ज़बरदस्त हैप्पी, निकाह होने जा रहा है, वेटिंग फॉर नेक्स्ट, थैंक यू फॉर डेली हैप्पी अरीद शाह अरीद सलीम। वेलकम डियर, हाँ जी अब हो गया निकाह, आप जाके पढ़ लें, नेक्स्ट एपिसोड भी आ चुकी हुई है। थैंक यू वेरी मच सुमेरा। लेविस सलोन ने दिल भेजे हैं, थैंक यू लेविस सलोन। ऐसे राइड्स सबा किस्त, वालेकुम अस्सलाम। किस्त बहुत दुखी थी, इज़्ज़त के लिए बहुत दुख हो रहा है, बेचारी कितनी कोशिश के बावजूद भी ज़ुराक को हिला तक नहीं पाई। कहाँ बेचारी नाजुक सी लड़की और कहाँ ज़ुराक जैसा बॉडी बिल्डर। इज़्ज़त के लिए शर्मिंदगी का मुकाम था जब ज़ुराक ने इसे ज़मीन पर फेंका। पहले छोड़ ही रहा था, फिर सीधा उठाकर बेड से नीचे फेंक दिया। बस अपने हवास च नहीं सी लान थी। ये इज़्ज़त का अब्बा कसमें इस इंसान पर आज की किस्त में बहुत गुस्सा है। मैनू तो पिछलियाँ 9 किस्तां विच आया। सिर्फ पैसों के लिए बेटी की इज़्ज़त को मिट्टी में मिला दिया, कैसे बेदर्दी से इज़्ज़त को मार रहा था। यही तो प्लान था, वो ज़राक से पैसे बटोरना चाहता था, लेकिन वैसा तो कुछ हुआ नहीं जो वो चाहता था। इसका बदला इसने इज़्ज़त से लिया, इसे मारकर। वैसा नहीं हुआ, लेकिन उसके लिए उससे बेहतर हो गया। जो वो चाहता था वो तो उसने हासिल कर लिया, उसका मकसद मेन पैसे था, तो पैसे तो उसको मिल गए। ज़राक पे शुक्र है आरिफ की बातों का कुछ असर हुआ, वरना ऐसा लग रहा था कि बेग इज़्ज़त को जितना मर्जी मार ले ज़राक को फ़र्क नहीं पड़ेगा। ज़राक बेग की प्लानिंग से पहले से वाकिफ़ था। नहीं, बस पता नहीं कादा असर होया और क्योंकि वो आरिफ भी सोच रहा था कि मेरे बातों में तो ये आने वाला है नहीं। ये सुनते ही बेग की हालत, इज़्ज़त के बदले पैसों का मुतालबा, यानी वो ज़राक की ऑफ़र कबूल कर चुका था। तो जो चाहता ये था तो उसने ऑफ़र कबूल क्यों नहीं करनी थी। देखते हैं होश में आते इज़्ज़त का क्या रिएक्शन देती है। मुझे इज़्ज़त के लिए बहुत दुख हुआ, ऐसे बाप से बेहतर था इसका बाप होता ही नहीं। जितनी ज़िंदगी होगी इससे ज़राक के सामने अपने बाप की हकीकत जानकर। नेक्स्ट एपिसोड का बेसब्री से इंतज़ार है। अल्लाह ताला आपको हमेशा खुश रखें, आमीन सुम्मा आमीन। ईद हमारी भी बहुत अच्छी गुजरी, आपकी तरह की रूटीन से। बस ईद पर यही कुछ होता है। थैंक यू वेरी मच सबा फॉर योर कमेंट, बहुत अच्छा लगा मुझे आपका कमेंट, बहुत लॉन्ग भी था और आपने इतनी मेहनत से लिखा, थैंक यू वेरी मच। आप लोगों के इस तरह के कमेंट से ऐसा लगता है कि जैसे बंदे की मेहनत वसूल हो गई है। थैंक यू वेरी मच सबा। अफशा, वाह वाह, इज़्ज़त का तरस आया आज बहुत, लेकिन निकाह हो गया। ये ज़ुराक कितना बुरा कर रहा है, प्यार भी तो हो जाएगा, हो तो अगे हो ही जाता। थैंक यू वेरी मच अफशा। बस ज़रा कभी कर ले जितनी बगैरतियाँ इसने करनी है। आमिर, खैर मुबारक सिस, आपको भी ईद मुबारक, आमीन सुम्मा आमीन, जज़ाकुल्लाह खैरन। खैर मुबारक आमिर, आपको भी ईद मुबारक मेरी तरफ़ से। माही खान, इज़्ज़त का निकाह रूड हीरो से, आहो रूड है तो भी बगारत हीरो हुआ। थैंक यू वेरी मच माही खान। अली बेग, बहुत 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 ब्यूटीफुल हैप्पी इंटरेस्टिंग। इज़्ज़त के साथ तो बुरा हुआ ही, पर बेग कितना कमीना इंसान है, बाकी सारे करैक्टर बहुत अच्छे हैं। थैंक यू वेरी मच अली बेग, बिल्कुल ठीक कहा आपने। बेग तो है ही लानती कमीना, बल्कि कमीनगी में भी उसने PhD कर रखी है, बस क्या ही कहें। थैंक यू वेरी मच अली बेग। सैयद अहमद, अमेजिंग एपिसोड, फाइनली मुलाकात हुई ज़राक और इज़्ज़त की, जिसका था हमें इंतज़ार, और मुलाकात के साथ साथ यहाँ तो निकाह भी हो रहा है। आहो ऐसी क्या, आपको निकाह का वेट था तो ये मुलाकात का वेट था, तो हमने कहा कि कुछ ऐसा सिलसिला पैदा कर दे कि मुलाकातें रोज़ ही हों। ये बेग साहब को तो पता नहीं कितनी एपिसोड में घटिया का टाइटल मिलेगा, क्योंकि हर एपी में एक से बढ़कर एक घटिया हरकत करते हैं। उनका खुद का प्लान यही था। जो बंदा है ही घटिया सैयद अहमद, तो उन्हें घटिया हरकतें ही करनी हैं। और इज़्ज़त बेचारी अपनी हमदर्दी में फंस गई। हीरोइन तो वैसे भी बहुत नरम दिल होती हैं। अब उस पर टूटेगा पहाड़ कि ये क्या उस पागल जिन अजीब इंसान से उसका निकाह हो रहा है। अरे पहाड़ तो वाकई टूटे ओदे बेचारी थे।
लेकिन बस कहते हैं ना, लबा कहर काम में मसलत होती है। अब अगर इसकी जगह पे वो किसी और को भेज देता, किसी और बगैरत नीच इंसान को भेज देता, तो तब हम क्या कर लेते? हम क्या बेचारी इज़्ज़त क्या कर देती? ऐसी तो उन भी जो कर रहे हैं ऐसी तो वही करना सी। और ये ज़ुराक साहब तो बड़े घुन्ने मीसने निकले। मीसना तो वाकई है, सब कुछ पता है, एक एक बात इनके इल्म में है। ज़ुराक साहब को औरत का वजूद बर्दाश्त नहीं है, उलझन होती है, लेकिन सब कुछ उसने भी बेइरादी तौर पर हो ही जा रहा है। पहले खाना कमरे में लाओ, फिर कपड़े निकालो, चेहरा ऊपर करो, और फिर निकालने जा रहे थे, लेकिन दोबारा खाना बनाने का बोल दिया। कब जो उसको खुद भी नहीं पता किसे हो क्या रहा है, ये सब वो क्या कर रहा है। बहुत ही कोई मासूम शरीफ इंसान है। ऐसा वैसा मासूमियत शराफत तेरे तो ख़त्म ही हो गई, ख़त्म। शराफत ने खुदकुशी कर ली इसके ऊपर आके। अपने जज्बात समझ नहीं पा रहा। समझ जाओगे बेटा, अभी बहुत कुछ सीखना और समझना बाकी है। आहो, ये तो ऐसा समझेगा कि याद रखेगा। ज़ुराक की बेजारी एटीट्यूड सब इसको ख़ास बना दिया। जब कमरे का दरवाज़ा खुला तो मुझे लगा बेग साहब आए हैं। फिर जब मैंने देखा कि आरिफ आए और फिर देखकर चला गया, तो मैं भी यही सोच रही थी कि इज़्ज़त का करैक्टर इसकी नज़रों में ख़राब ना हो। लेकिन शुक्र ऐसा नहीं हुआ। आरिफ ने मनाया कैसे, कुछ इसका ही फ़ायदा उसे बताकर, और वो बेचारा मासूम मान भी गया। मासूम तो वाकई बहुत है। फिर जिस तरह उसने आकर बेग साहब को आईना दिखाया, वो बेग ना साहब ना लिखा करो, लानती लिखा करो, बेग लानती को आईना दिखाया, मज़ा आ गया। और वो सीन भी अच्छा था जब उसने दुपट्टा उसके ऊपर डाला, और ये कि बगैरत नहीं हूँ, निकाह करूँगा, लव इट। शुक्र है इसको ये नहीं लगा कि इज़्ज़त भी उनके साथ शामिल है इस ड्रामे में। लगता तो प्यासी कहता नहीं, प्यासी के सारा ड्रामा ख़त्म करो, ये भी उसके साथ है, ये वो पहले लगा तो था इसको। 50 लाख में ख़रीद लिया बेचारी इज़्ज़त को, उसने तो कुछ भी नहीं किया। शुक्र है ज़ुराक ने सब बातें क्लियर कर दी। वैसे ये अच्छा ही किया कि इज़्ज़त का बाप उसकी ज़िंदगी से निकल जाएगा, जैसे उसकी ज़िंदगी में सुकून ही आ जाएगा। थोड़ी देर से सही, लेकिन आ जाएगा। आहो, गल तो सही है। अब नेक्स्ट का इंतज़ार, जिसमें होगा निकाह हमारे मिस्टर ज़ुराक एंड मिसेस इज़्ज़त का। अब देखते हैं इज़्ज़त का क्या रिएक्शन होगा और ख़ुद ज़ुराक क्या करेगा, क्योंकि उसके हर अमल की तरह ये भी गैर इरादी तौर पर होएगा। लेट्स सी। गैर इरादी ज़ुराक। और हाँ, मेरी ईद तो पहले दिन अच्छी गुजरी, दादी के घर गुजारी कज़न्स के साथ, लेकिन अब दूसरा और तीसरा दिन नॉर्मल आम दिनों की तरह गुजरा। आप इंजॉय करिए, इंजॉय करें खूब। थैंक यू वेरी मच। मैंने पहले दिन घर गुजारा था, दूसरे तीसरे दिन हम लोग बाइक गए हुए थे, तो वो काफ़ी अच्छा गुजर गया। तो थैंक यू वेरी वेरी मच सैयद अहमद, आपका कमेंट भी बहुत अच्छा था, लॉन्ग था, आपने अपने जज्बात का खुल के इजहार किया, तो आपका भी मेहनत वसूली कमेंट था। थैंक यू वेरी मच, मुझे बहुत खुशी हुई आपके कमेंट से। थैंक यू सैयद अहमद। सादिया खिज़र ज़बरदस्त, थैंक यू सादिया जी। तो गाइस, यहाँ पे हमारा कमेंट सेशन अपने इख्तिताम को पहुँचा। कैसी लगी किस्त बताइएगा ज़रूर। इंशाल्लाह जल्द मिलेंगे हम न्यू एपिसोड के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।